ये है सेंसे, जिसकी अपनी ज़िंदगी में बस एक ही ख्वाहिश है कि वो सुकून से मर सके। पर एक दिन आखिरकार जब उसने अपनी ज़िंदगी से हार मान के एक नदी में कूद कर मरने की कोशिश की, तो अचानक ही एक ऐसी मैजिकल दुनिया में पहुंच गया जहां उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के स्टैट्स होते हैं। जितने भी हीरोज अब तक उस दुनिया में आए हैं, सेंसे उन सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और उसके पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है। इसलिए सभी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद सेंसे गलती से इस दुनिया में आ गया, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी मौजूद होती है जिसके रिवील होने के बाद डीमन लॉर्ड तक की टांगे कांपती हैं। सेंसे नाम का यह आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी लवर सुचान के साथ उस दुनिया से जाने का फैसला करता है और वो लोग खुद को एक लाल धागे से बांध लेते हैं ताकि दोनों हमेशा आफ्टर लाइफ में साथ रह सके। देख के तो ऐसा लग रहा था कि दोनों उस तेज बहाव वाली नदी में कूद के अपनी जान दे देंगे, पर इससे पहले कि वो लोग कुछ ऐसा कर पाते, वहाँ एंट्री होती है एक ट्रक की, जो उन दोनों को हिट करके वहीं खत्म कर देता है। और फिर बताया जाता है कि इस तरह एक राइटर और उसकी लवर का अंत हुआ। इसके बाद फिर सेंसे को दिखाया जाता है जहां उसकी आंख एक चर्च जैसी जगह पे खुलती है। उसे लगता है कि शायद लोग मरने के बाद यही आते हैं, तो एक लेडी आके उसे कहती है कि नहीं, ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं जहां लोग मरने के बाद आते हैं। उस लेडी का नाम है नेट, जो दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को गाइड करने का काम करती है। नेट अब सेंसे को उस दुनिया के बारे में बताती है कि तुम्हारी दुनिया यहाँ से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ ह्यूमंस के साथ साथ कई सारे बीस्ट, मॉन्स्टर्स और डीमंस भी रहा करते हैं। तुम इस दुनिया में टेलीपोर्ट होके आए हो ताकि यहाँ के लोगों की हेल्प कर सको और इस दुनिया को आने वाले खतरों से बचा सको। जिसका मतलब है कि सेंसे, जो सुकून से अपनी लवर के साथ मरना चाहता था, वो अब एक दूसरी दुनिया में आके फंस गया है। नेट उसे उस दुनिया के बारे में और भी चीजें बता रही होती है कि तब तक सेंसे ढेर सारी जहरीली पिल्स खा लेता है ताकि वो दोबारा मर सके, लेकिन तभी जल्दी से नेट अपने मैजिक से उसे ठीक कर देती है। जिस पे सेंसे कहता है, देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। तो नेट उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ भेजा गया है ताकि तुम इस दुनिया को बचाओ। सेंसे कहता है कि मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, और फिर से उन जहरीली पिल्स को उठा के खाने लग जाता है। तो नेट उसे समझाती है कि तुम्हें चुना गया है और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। सेंसे पूछता है, तो किसने चुना मुझे? मैं तो बस आराम से मरना चाहता था। तो नेट फिर समझाती है कि तुम्हें हमारे ही एक सीक्रेट एजेंट ट्रक कुन ने यहाँ भेजा है। वो सिर्फ उन लोगों को ही मारने जाता है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान होते हैं, और ट्रक कुन उन्हें मार के एक नई जिंदगी देता है। जो सुन के सेंसे को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उस ट्रक कुन की वजह से उसकी लवर उससे दूर हो गई, और फिर एक सिगरेट लेके वहीं बैठ के फूंकने लग जाता है ताकि जल्दी से जल्दी अपने आप को मार सके। नेट अब सेंसे की स्टैट्स देखने की कोशिश करती है कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि दूसरी दुनिया से आने वाले हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ सुपर पावर्स तो होती ही हैं। लेकिन जब उसे सेंसे के स्टैट्स देखे तो नेट ये देख के हैरान थी कि सेंसे के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका लेवल सिर्फ 1 है। अब तक के जितने भी एडवेंचर्स उस दुनिया में आए हैं, सेंसे उनमें सबसे ज्यादा कमजोर है, जो देख के वो खुद भी काफी हैरान होती है और उसे लगता है कि शायद इस बार ट्रक उनसे कुछ गलती हो गई है। तभी सेंसे बैठे बैठे बोर हो जाने की वजह से अब बाहर जाने लगता है। नेट उसे रोकते हुए समझाती है कि ऐसा मत करो, तुम बहुत ही कमजोर हो, बाहर की दुनिया में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर एक से एक खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, बाहर जाकर सबसे पहले मैं मरने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढूंगा। तो नेट कहती है कि कम से कम तुम्हें जाने से पहले अपने लिए एक प्रोफेशन चुन लेना चाहिए कि तुम इस दुनिया में क्या बनोगे। इसमें भला चुनना क्या है, मैं तो हमेशा से ही एक राइटर हूँ। और ये कहते हुए सेंसे चला जाता है। नेट उसे देख के बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि वो आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिली। हर बार जब भी कोई बाहर की दुनिया से आता था तो उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स जरूर होती थी। नेट ने हर उस बंदे की मदद की जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया, लेकिन उन सबकी खुदगर्जी देख के नेट का दिल टूट गया। लेकिन सेंसे जैसे ही वहां से चला जाता है, नेट जमीन पे गिर जाती है, उसका चेहरा लाल होने लगता है। नेट सोचती है कि शायद सेंसे ही वो आदमी है जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। इधर अब सेंसे को दिखाया जाता है, जो बाहर आके अभी भी उन जहरीली पिल्स को ऐसे खा रहा था जैसे वो कोई कैंडी है। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, जिसे एक पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था, और वो सेंसे से हेल्प मांग रही होती है। लेकिन उल्टा वो तो बस वहां खड़ा उसे चिल्लाते हुए देखता रहता है और कहता है, क्या नजारा है, मरती हुई औरतें कितनी खूबसूरत लगती हैं। जिस पर वो लड़की गुस्से से कहती है, अरे तुम पागल हो क्या, मेरी हेल्प तो करो। तो सेंसे से बचाने की एक्टिंग करते हुए कहता है, देखो मेरे हाथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। इतने में तभी वो मॉन्स्टर अब सेंसे को भी जकड़ लेता है और दोनों साथ में लटकने लगते हैं। उस लड़की को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम मेरे साथ आके क्यों लटक गए, तुम्हें तो मुझे बचाना चाहिए था। वो उसे बताती है कि इन ट्री मॉन्स्टर्स के पास लाइफ फोर्स को खींचने की पावर होती है। कुछ ही देर में अब हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन सेंसे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि एक तरह से उसके मरने की विश पूरी हो जाएगी। वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे दोनों का लाइफ फोर्स खींचने लग जाता है और उस लड़की को लगता है कि सेंसे टपक गया।
उसकी बॉडी में अब उन पिल्स की वजह से काफ़ी सारा पॉइजन आ चुका था। तब उसे एब्जॉर्ब करने पे उल्टा बेचारे ट्री मॉन्स्टर में ही जहर फैल जाता है और ना चाहते हुए भी सेंसे की जान बच जाती है। उसके पॉइजन की वजह से वो मॉन्स्टर वही ख़त्म हो जाता है। तभी कहीं से सेंसे के स्टैट्स की आवाज़ आती है जो बताती है कि सेंसे ने ट्री मॉन्स्टर को पॉइजन डैमेज देकर ख़त्म कर दिया। तो अब सेंसे का लेवल बढ़ के 1 से 3 हो चुका है। वो लड़की काफ़ी खुश होती है क्योंकि सेंसे ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, पर बेचारा खुद बड़े दुख में होता है क्योंकि उसने अब तक 5 बार मरने की कोशिश की और मरा एक बार भी नहीं। वो लड़की सेंसे को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपने एरिया में चलने के लिए इनवाइट करती है, एक थैंक यू के तौर पे। लेकिन उसी वक्त अचानक ही उसकी नजर उस लाल धागे पे जाती है जो उसकी लवर सुचान ने उसे बांधा था। वो सोचता है कि अगर इस दुनिया में मैं टेलीपोर्ट हुआ हूँ तो जरूर सुचान भी आई होगी। और अब सेंसे को जीने के लिए एक नया मकसद मिल जाता है और वो ये कि अपनी लवर सुचान को ढूंढ के इसी काम को पूरा करना जो अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ यहाँ चर्च में नेट गॉड से प्रे करने में लगी होती है कि काश वो दोबारा सेंसे से मिल पाए, पर तभी पीछे से सेंसे वहां आ जाता है। नेट बहुत खुश हो जाती है लेकिन उसे खुशी भंग करने के लिए साथ में वो लड़की भी आई होती है, जो देख के वो सोचती है कि सेंसे ने इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली। तो वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, फिलहाल मैं सुचान नाम की एक लड़की को ढूंढना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। नेट पागल ही हो जाती है कि अरे भाई अब एक और लड़की, आखिर और कितनी लवर्स हैं इस आदमी की। कुछ देर बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ नेट भी अब सेंसे के सफर पे उसके साथ आ चुकी थी। जैसे ही वो लड़की उसे करीब जाने लगी तो नेट उसे मारती है कि तुम ऐसे किसी मर्द का हाथ नहीं पकड़ सकती, इतना चिपको मत उससे। जो देख के वो समझ जाती है कि जरूर ये जल रही है और पूछती है कि क्या तुम सेंसे को पसंद करती हो। तो नेट शर्माते हुए इनकार करती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं साथ में इसलिए आई क्योंकि सेंसे दूसरी दुनिया से आया है और बहुत ही कमजोर है। जिस पर वो लड़की कहती है कमजोर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस आदमी ने अभी अभी एक ट्री मॉन्स्टर को मार के मेरी जान बचाई है। जो सुन के नेट हैरान होने के साथ साथ उदास भी होती है कि सेंसे ने एक लड़की को बचाया और सोचती है कि काश उस लड़की की जगह मैं होती। इधर सेंसे कबाड़ में एक कॉफिन ढूंढ लेता है जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा और वो टामा और नेट से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो। वो लड़की गुस्सा करती है कि मेरा नाम टामा नहीं है समझे, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर उसका यही नाम रख देते हैं। अब काफी घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हें चलते चलते शाम हो गई थी। टामा और नेट पूरे रास्ते उस कॉफिन को खींचते आ रहे होते हैं जिसमें सेंसे लेटा हुआ था और बहुत थक जाने के बाद गुस्से में उसे कहते हैं कि आखिर तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या। लेकिन सेंसे कोई जवाब नहीं देता, तो वो सोचती है कि कहीं ये अंदर तो नहीं टिपक गया। जिसके बाद जब फाइनली काफी घंटों तक चलने के बाद तीनों एक शहर में पहुंचते हैं। सेंसे आसपास देख के कहता है कि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं, ये भी एक काफी खूबसूरत दुनिया है। जिसके बाद सेंसे टामा और नेट किंग के महल में उनसे मिलने पहुंचते हैं जहाँ उसकी एक छोटी बेटी भी होती है, शार्लेट। नेट किंग को बताती है कि सेंसे दूसरी दुनिया से आया है और एक एडवेंचर है, जो सुन के किंग बड़ा खुश होता है और आज उन्हें यहाँ रुकने का मौका देता है क्योंकि वो चाहता है कि सेंसे अपने एडवेंचर्स की स्टोरी सुनाए जो किंग को सुनना काफी पसंद है। तो बेचारा अब सेंसे क्या ही करे, एडवेंचर के नाम पे वो तो बस कॉफिन में ही लेटा हुआ था। तो वो किंग से कहता है ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉफिन में लेटना कैसा होता है। जो सुन के किंग को झटका लगता है कि भाई ये कैसा एडवेंचर हुआ। तो फिर थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए नेट उसे शार्लेट के बारे में पूछती है। हाँ, मुझे तुम लोगों से इसी बारे में कुछ राय लेनी थी। असल में बात यह है कि किंग शार्लेट की शादी करना चाहता है और उसके पास शार्लेट के होने वाले हस्बैंड के तौर पे 2 कैंडिडेट्स हैं, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो उन दोनों में से किसे चुने और साथ ही शार्लेट भी काफी कंफ्यूज्ड है। इसलिए किंग उन तीनों से राय मांगता है। तो सेंसे कहता है कि आखिर तुम कैसे बाप हो जो राय तुम्हें अपनी बेटी से लेनी चाहिए, वो मुझ जैसे एडवेंचर से पूछ रहे हो। और ये कह के वो चला जाता है। टामा और नेट बहुत डर जाते हैं कि कहीं किंग को बुरा न लग जाए और सेंसे के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। जिसके बाद अब रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब सो रहे होते हैं पर सेंसे जागा हुआ था। नेट के पूछने पे वो कहता है कि मैं कभी सुकून से सो नहीं पाता, यही वजह है कि मैं जल्दी से जल्दी सुकून से मरना चाहता हूँ। इतने में नेट की नज़र टामा की पूंछ पे जाती है जो उस वक्त सेंसे की गोद में सो रही है। उसे लगता है कि शायद टामा के इरादे कुछ ठीक नहीं और दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो उनकी लड़ाई से परेशान होकर सेंसे बाहर आ जाता है जहाँ शार्लेट भी बालकनी में खड़ी रात के नज़ारे देख रही होती है। तो सेंसे उसके पास आता है। रात के अंधेरे में ये नदी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, मन तो कर रहा है कि इसमें कूद के अपनी जान दे दूं। सेंसे फिर अब शार्लेट से इस बात पे उसकी राय पूछता है कि वो किससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो अभी भी उन दोनों के बीच कंफ्यूज होती है क्योंकि जहाँ गोम्स एक बहुत ही बहादुर योद्धा है, वहाँ ओटो उसके बचपन का दोस्त है जिसकी म्यूजिक सुन के उसे काफी अच्छा फील होता है। इसलिए वो श्योर नहीं थी कि उसे किसे चुनना चाहिए। सेंसे कहता है देखो, ये अच्छी बात है कि तुम अपने फादर की फिक्र कर रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि अपने उस फैसले में तुम्हें दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी है,
और ये बात अब तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कैसे जीना चाहती हो। ये कहते हुए सेंसे चला जाता है। अगली सुबह अब किंग उन तीनों को बुलाता है और बताता है कि शार्लेट ने अपना फैसला कर लिया है कि वो किससे शादी करेगी। तुम लोगों को भी ये देखना चाहिए। जिसके बाद शार्लेट आगे बढ़ती है और सेंसे को अपना हस्बैंड के तौर पर चुनते हुए कहती है कि मैं अब इनके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगी। भले ही ओटो उसके बचपन का दोस्त है, पर ओटो काफी बेवकूफ है जो बस गाने बजाने में लगा रहता है। और गोम्स शार्लेट को इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसकी बॉडी से काफी बदबू आती है। किंग शार्लेट पे गुस्सा होता है कि तुमने ये कैसा फैसला किया, पर क्योंकि बेचारी शार्लेट अब सेंसे की बातों से काफी मोटिवेट हो चुकी थी तो अपने बाप को ही जवाब देती है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, जो फैसला लूं। तभी उन लोगों की बकवास सुनकर गोम्स गुस्से में आके अपना मास्क उतारता है और तब पता चलता है कि गोम्स असल में तो डार्क लॉर्ड का सर्वेंट है जो शार्लेट से शादी करके किंगडम को अपने कब्जे में लेकर अपने लॉर्ड को गिफ्ट करना चाहता था। पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा और सबसे कहता है कि अब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, तुम सबके सामने मारे जाओगे। और गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए सारे गार्ड्स को मारने लग जाता है। टामा भी फाइट बैक करने की कोशिश करती है पर गोम्स को एक खराश तक नहीं आ रही होती और ओटो को गाना बजाने के अलावा कुछ आता तो था नहीं तो वो वही करता है। ऐसे माहौल में भी गाने बजाने लग जाता है। सेंसे द गोम से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि जरा सुनिए, क्या आप हम दोनों को थोड़ा पहले मार सकते हैं। और सेंसे शार्लेट का हाथ पकड़ लेता है। गोम्स कहता है ठीक है, तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद मैं इस किंगडम को मिट्टी में मिला दूंगा। सेंसे कहता है देखो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो चाहे वो करो, बस पहले मुझे मार दो। और क्योंकि शार्लेट ने सेंसे के साथ शादी करने का फैसला किया था तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जिएगी भी और मरेगी भी। पर जैसे ही गोम्स दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, शार्लेट को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत ही गलत फैसला किया, क्योंकि अगर वो मर गई तो उसके किंगडम को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। सेंसे भी उसे रोता देख के उसकी फीलिंग समझ आता है और आखिरी मौके पे उसे खुद से दूर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि गोम्स सेंसे को मारता, नेट शील्ड बना देती है जो इतनी पावरफुल होती है कि उल्टा गोम्स के सींग ही टूट जाते हैं। मौका देखते ही टामा भी अपना फाइनल अटैक करके गोम्स को सीधा दीवार पार करवाते हुए नदी में फेंक देती है। किंग को भी अब अपनी गलतियां समझ में आ चुकी थी, इसलिए अब शार्लेट के लिए कोई नया हस्बैंड ढूंढने के बजाय अपने किंगडम की गद्दी उसके हाथों में सौंप देता है और इस तरह शार्लेट एक प्रिंसेस से क्वीन बन जाती है। जिसके बाद नेट और टामा उस शहर से बाहर निकलते हैं और फिर से पूरे रास्ते कॉफिन में लेटे हुए सेंसे को वो खींचते हुए ले जाने लगते हैं। और भाई साहब को भी थोड़े नज़ारे देखने होते हैं तो वो उठ के बैठ जाता है, पर फिर भी कॉफिन में ही बैठा रहता है। अब काफी देर तक उसे खींचते खींचते वो लोग कुछ पहाड़ों के बीच आ जाते हैं और यहाँ पे ही उन तीनों के लेवल्स को दिखाया जाता है। टामा का लेवल है 15 और साथ में 3 खतरनाक स्किल्स। नेट का लेवल है 19 और उस पे मेनली हीलिंग मैजिक की स्किल है। लेकिन अपने सेंसे का लेवल है सिर्फ और सिर्फ 3 और स्किल 0। ऊपर से पूरी बॉडी सिर्फ पॉइजन से भरी हुई। फिलहाल अब नेट डिसाइड करती है कि वो पहले ग्रूम नाम के एक शहर में जाएंगे जो टामा का होम टाउन भी है। लेकिन वहां जाने से पहले नेट जॉर्डन टेम्पल में कुछ वक्त रुकना चाहती थी। ऐसे 4 और भी टेम्पल हैं जहां दूसरी दुनिया से आने वाले लोग आया करते हैं। तो टामा उससे पूछती है कि तुमने तो सेंसे के साथ सफर में जाने के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दी, तो क्या तुम्हें वहाँ एंट्री मिलेगी। नेट कहती है हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने अपने पेट मैलोस को भिजवा कर अपना इस्तीफा भेज दिया है। लेकिन जैसे ही वो लोग साइड पे देखते हैं तो उधर मैलोस सेंसे के ऊपर बैठ के उसका खून चूसने में बिजी होता है। नेट गुस्सा करने पे वो अपने मुंह से उसका रेजिग्नेशन लेटर बाहर निकालता है जो उसने अब तक डिलीवर नहीं किया था। सेंसे को ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर काफी पसंद आता है और वो उसका नाम मैलोस रख देता है। फिर दोबारा वापस जाके कॉफिन में सो जाता है। अब इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते उन पहाड़ियों के ऊपर से एक बड़ा सा ड्रैगन उनके सामने आता है और तभी कोई लड़की उस ड्रैगन से एक सीक्रेट लैंग्वेज में बात करके उसे शांत कर देती है। टामा और नेट ये देख के हैरान होते हैं कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन को इतनी आसानी से काबू कर लिया और पूछती हैं कि आखिर तुम हो कौन। वो लड़की कहती है शायद तुम लोगों को अंदाजा नहीं, लेकिन इस एरिया में मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। उन दोनों के पीछे पड़ा कॉफिन देख के उसे लगता है कि शायद कोई मर चुका है, तो सेंसे बाहर आके कहता है कि शायद तुमने गलत समझ लिया, मैं तो बस थोड़ा आराम फरमा रहा था। नेट कहती है कि प्लीज इसे माफ कर देना, ये बंदा थोड़ा अजीब है, बाहरी दुनिया से जो आया है। बाहरी दुनिया का नाम सुन के वो लड़की ऐसे गुस्से में आ जाती है कि जैसे दूसरी दुनिया से आए लोग उसके लिए कट्टर दुश्मन हो, पर एकदम से उन तीनों पे ही वो अटैक कर देती है। नेट उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लड़की बहुत पावरफुल है और आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि कौन है ये। उस लड़की का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों खड़े भी नहीं हो पाती और उसके चेस्ट पे डार्क लॉर्ड का निशान होता है। सेंसे अब खुद आगे आकर उसके पास चला जाता है क्योंकि उसकी दुश्मनी सिर्फ दूसरे दुनिया से आए लोगों से है और उसे कहता है कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो। वो लड़की भी अपना मौका बिल्कुल नहीं गंवाती और अपने हाथों को सेंसे के आर पार कर देती है। याद रखना, मेरा नाम है विडेलिया
और तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। नेट और टामा की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी और सेंसे का इतना खून बहता देखकर वो लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। विद्यालय अब जा ही रही होती है कि तभी सेंसे खड़ा होकर फिर से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी पहले किसी से इतनी ही नफरत करता था। मैं समझ सकता हूँ कि मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए भी तुम्हारे पास एक वजह होगी। सेंसे का इतना खून बहने के बाद ही वो इस तरह उससे बातें कर रहा है। ये देख के विडालिया भी काफी डर गई और अपने ड्रैगन पे बैठ के जल्दी से वहां से निकल जाती है और सेंसे वहीं पे गिर जाता है। मैलोस पत्थरों के पीछे छुप के ये सब देख रहा था। वो तीनों को बचाने के लिए जल्दी से उन्हें कारपेट पे लेकर टेंपल के अंदर पहुंचता है और यहाँ की प्रीस्ट नेट की ही एक दोस्त ईशा थी, वो उन सबको हील कर देती है। जिसके बाद अब कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सेंसे एक जहर की बोतल खरीदता है जो कि मॉन्स्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइजन है। तो उसने दुकानदार को लग रहा था कि शायद सेंसे उसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए खरीद रहा है, लेकिन वो पूरी पॉइजन की बोतल खुद ही पीने लग जाता है ताकि जल्दी मर सके। पता नहीं बेचारे के मरने की ख्वाहिश कब पूरी होगी। इधर ईशा नेट के साथ बैठी उस पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने एक दूसरी दुनिया से आए इंसान के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दी और ईशा का मानना है कि ये लोग बिल्कुल भी ढंग के नहीं होते, अपनी पावर्स पे हमेशा गरूर करके उसका गलत यूज करते हैं। तभी कुटारू नाम का एक रैपर वहां आता है और उन्हें अपनी अनलिमिटेड मनी स्किल्स दिखा के इम्प्रेस करने की ट्राई करता है, लेकिन उल्टा ईशा उसकी बेइज्जती करके भगा देती है। वो कहती है, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि सारे दूसरी दुनिया से आए लोग एक जैसे ही होते हैं। तो नेट उसे समझाती है कि नहीं, सेंसे अलग है, उसके पास भले ही कोई स्किल नहीं लेकिन फिर भी उसने हमें डार्क लॉर्ड से बचाया। जो सुन के ईशा बहुत हैरान होती है, कैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डार्क लॉर्ड को तो दूसरी दुनिया से आए हीरोज ने 7 दिन पहले ही हरा दिया था। तभी एक बड़े से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उन हीरोज के कब्जे में था जिन्होंने मिलके डार्क लॉर्ड को हराया और उनमें से ही एक उसके तख्त पर बैठा होता है। तुम भले ही अब जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारा मास्टर कभी वापस नहीं आ सकता। और बाहर चट्टानों पे खड़ी विडालिया डार्क लॉर्ड के कैसल को देख रही होती है क्योंकि असल में वो उसका फादर था। विडालिया डार्क लॉर्ड की इकलौती बेटी थी और उसके फादर के कैसल पे अब दूसरी दुनिया से आए लोगों ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ इधर नेट और टामा को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर डार्क लॉर्ड पहले ही मर चुका है तो आखिर वो लड़की कौन थी और फिर सेंसे किस दुनिया में आने का क्या मतलब। उन्हें मामला कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन फिलहाल वो उन सब बातों को छोड़कर शॉपिंग पे जाना चाहती थी, इसलिए वो दोनों अब सेंसे को एक बड़े से आर्मर में छुपा देती हैं ताकि वो फिर से किसी मुसीबत में न फंसे। अब इस सूट में तो आराम से 4 सेंसे फिट आ जाएंगे। अब तभी दिखाया जाता है कि शहर में वुल्फ के ऊपर बैठे कुछ लोगों की एंट्री होती है और उनका लीडर सुजुकी सभी लोगों से आके कहता है, अब कोई खतरा नहीं रहा, डार्क लॉर्ड अब नहीं रहा तो तुम सब लोग अब सुकून से जी सकते हो। सब लोग खुश होते हैं कि फाइनली अब हर कोई आज़ाद है। जिसके बाद वो कहता है, तुम लोग खुश तो हो लिए, तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। हम दूसरी दुनिया के लोगों ने तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि हमारा कर्ज अदा करो। तो इसलिए इस शहर में अब हम लोगों का राज होगा। और कुटारू अनाउंस करता है कि इस शहर पे अब लॉर्ड सुजुकी रूल करेंगे। सब लोग काफी हैरान होते हैं कि अब यहाँ क्या हो रहा है। इतने में तभी कुटारू की नज़र नेट और ईशा पे जाती है और सुजुकी को बताता है कि इन दोनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। तो सुजुकी को ये बात पसंद नहीं आती कि दूसरी दुनिया से आए हीरो से कोई ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकता है, और बदले के तौर पे नेट के सर पे हाथ रख के उसे अपना पालतू पेट बना लेता है क्योंकि उसके पास किसी को भी अपना पेट बनाने की स्किल्स हैं। टामा कुटारू पे गुस्सा हो रही होती है कि तुम लोगों ने नेट के साथ ये क्या किया और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है कि तभी सुजुकी उसे भी अपना पेट बना लेता है। ईशा सामने आके उसे रोकने के लिए कहती है, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर सुजुकी शहर के लोगों में अपना डर फैलाने के लिए अपने सारे पालतू मॉन्स्टर्स को हर जगह छोड़ देता है और देखते ही देखते हर जगह तबाही शुरू हो चुकी थी। लोगों के घर आग में लिपटे हुए थे और हर कोई इधर उधर भागने लगता है। मुझे माफ करना, पर अब मैं तुम्हारे चर्च को अपने कैसल के तौर पे यूज करूंगा। साथ ही टामा भी सुजुकी के कंट्रोल में थी और सेंसे को देखते ही उसकी बॉडी आर्मर पे अटैक करने लगती है इसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही आर्मर टूटा हेलमेट जाके उसके सर पे लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो सेंसे फिर उसे सेफ रखने के लिए एक डिब्बे में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वो ईशा के पास आता है तो वो उसे बताती है कि सुजुकी जब इस दुनिया में आया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था और सेंसे इन बातों को सुन के अपनी एक बुक में लिख लेता है क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में जानने में उसे काफी इंटरेस्ट होता था। वो ईशा से कहता है कि मैं चर्च जा रहा हूँ सुजुकी से मिलने, तो फिर ईशा भी उसके साथ ही आती है। कुछ देर बाद अब दोनों चर्च के गेट के सामने खड़े होते हैं। देखो, मैं अब भी कह रही हूँ, तुम्हें कोई प्लान करके अंदर जाना चाहिए। ये सुन के सेंसे अपनी जहर वाली बोतल निकालता है तो ईशा को लगता है कि चलो ठीक है, जरूर इसके पास कोई प्लान होगा, लेकिन सेंसे ने तो खुद के पीने के लिए बोतल निकाली थी, जो देख के ईशा सदमे में ही चली जाती है और सेंसे अब गेट खोल के सीधा अंदर पहुंच जाता है। फिर अब सेंसे सुजुकी के सामने आकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी कहानी में काफी इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। जो सुनकर सुजुकी कहता है, अच्छा तो ठीक है, फिर तो मेरी हीरोगिरी
के चर्चे अपने नॉवल में लिखना चाहते हो तो सेंसे कहता है नहीं, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी लिखना चाहता हूँ जिसे अपनी जरूरत से ज्यादा पावर ने अंधा कर दिया है। सुजुकी गुस्से में अपने बीस्ट को अटैक करने के लिए भेजता है। ईशा बीच में आके उन सबको एक एक करके मारने लगती है और अपने सेंसे भाई साहब नॉवल लिखने में बिजी हो जाते हैं। ईशा उन सबको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती और मौका देके सुजुकी कुछ मैजिक अटैक्स करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें लगते मैलोस बीच में आ जाता है और सुजुकी का किया गया अटैक उसकी तरफ ही आ जाता है। दरअसल मैलोस ने अभी वही आर्मर का हेलमेट पहना होता है जो सेंसे ने पहले पहना था और उसकी खासियत यह है कि मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता है। कोटारो भी ये देख के डर जाता है क्योंकि उनके पास अब कोई भी वुल्फ नहीं बचा, लेकिन सुजुकी ने अभी भी एक को बचा के रखा हुआ था और अपने सबसे पावरफुल वुल्फ को समन करता है, जिसने आते ही यकदम से जाके सेंसे के शोल्डर पे अटैक किया और उसे बाइट कर लिया। पर क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जहर ही भरा हुआ था तो अब वो वुल्फ भी अपनी दुनिया में चला जाता है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। दोनों सुजुकी और कोटारो की हालत खराब हो जाती है कि भाई अब क्या करें। कोटारो जल्दी से वहां से भाग निकलता है। सुजुकी बुरी तरह फंस जाने पे अपने सबसे फाइनल वेपन नेट को समन करता है और उसके ऑर्डर्स पर वो जाके ईशा पे अटैक भी कर देती है, पर ईशा अपनी ही दोस्त से लड़ना नहीं चाहती थी तो अब सेंसे उसके सामने आता है ताकि उसे अपनी बातों में उलझा सके। सुजुकी इविल स्माइल देते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुम्हें मजाक लगता है क्या? मेरे स्पेल को अपनी बातों से खत्म करोगे? सेंसे अब नेट से बात शुरू करता है और जैसा कि उसने सोचा था, नेट उसे चाह के भी नहीं मार पाती, जो देख के सुजुकी जबरदस्ती उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें इसे मारना ही होगा। लेकिन नेट सेंसे को मारने के बजाय उल्टा खुद को ही मार लेती है और वो सुजुकी के कंट्रोल से फ्री हो जाती है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी खतरनाक स्किल को सेंसे ने बस अपनी बातों से ही खत्म कर दिया। सुजुकी अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती झेल नहीं पाता और अपने आप को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी सेंसे ने आके उसे रोक लिया। सेंसे कहता है, देखो मेरी नॉवल अभी कंप्लीट नहीं हुई तो तुम ऐसे नहीं कर सकते, और सेंसे उसे अपनी पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। जिसके बाद अब सीन जाता है सुजुकी के पास्ट में, जहां हमेशा वो अपने स्कूल के बच्चों से बुली हुआ करता था। हर कोई बस उस पर अपनी गुंडागर्दी दिखाया करता था। सुजुकी ने मरने के बारे में भी कई बार सोचा, पर उसमें ये करने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन फिर एक रात उसे ट्रक ने हिट किया और अगले ही पल उसकी आंख ईशा के सामने खुली। सुजुकी को ये स्किल मिली थी कि वो किसी को भी अपना पेट बना सकता है, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी स्किल है, लेकिन इसके बावजूद शहर के लोगों ने कभी भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता, पर किसी ने भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। और जिस बंदे ने इतना कुछ सहा हो, वो हीरो के बजाय विलन बनना ही पसंद करता है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद सेंसे कहता है, तो फाइनली मेरी नॉवल खत्म हुई। ये कहानी है एक ऐसे दुखियारी इंसान की जिसे इस दुनिया में एक हीरो के तौर पर जीने का एक मौका मिला, पर अपनी कमजोरी के कारण ना ही वो एक हीरो बन पाया और ना ही विलन। और सेंसे उस नॉवल को नाम देता है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, और यही नाम है इस एनिमे का भी। अचानक ही अब उस बुक से एक वाइट लाइट बाहर निकलने लगती है और उसके सारे के सारे पेपर्स सुजुकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां एक टेलीपोर्टेशन मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और देखते ही देखते सुजुकी अपनी जगह से गायब हो जाता है। ईशा और नेट बहुत ही हैरान होते हैं। उन लोगों ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि सेंसे ने किसी तरह सुजुकी को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया और अब उसके स्टैट्स में एक स्पेशल स्किल ऐड हो जाती है, जो कि है राइटिंग। शायद सेंसे उस दुनिया में आया ही इसलिए है ताकि दूसरी दुनिया से आए बुरे लोगों को वापस भेज सके, और क्योंकि अब सुजुकी वापस चला गया था तो उसके सारे वुल्फ भी शहर से चले जाते हैं और ड्रामा भी पहले जैसी हो जाती है। साथ ही ईशा को भी समझ आ जाता है कि वो सेंसे के बारे में गलत सोच रही थी और नेट से कहती है कि तुम्हें अब उसके साथ ही रहना चाहिए, तुम लोगों के ऊपर और भी बहुत बड़े खतरे आने वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ सुजुकी को दिखाया जाता है जो अपनी दुनिया में वापस आने के बाद अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करना चाहता था, इसलिए वो एक सुपरमार्केट में नौकरी करता है। यानी उसे इस दुनिया में वापस भेजना सेंसे का एक सही फैसला था। जिसके बाद अब सीन आता है तीसरे और सबसे बड़े चर्च पे, जहाँ ईशा भी आती है और एक दूसरे प्रीस्ट वुल्फ को देखती है जो कि बिल्कुल ही पागल है और टल्ली होकर पड़ा होता है। तभी एक और प्रीस्ट आर्क वहाँ आता है। उन सबका काम नेट और ईशा की तरह ही है, यानी दूसरी दुनिया से आने वाले एडवेंचर्स को गाइड करना। अब तभी उन सबका सीनियर आके उन्हें अपनी सीट पे बिठाता है और उन लोगों की कोई मीटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन इससे पहले एक और प्रीस्ट वहां आती है जिसका नाम है आर्या, जो कि नेट की रिप्लेसमेंट है। आपस में थोड़ी देर तक नॉर्मल गुफ्तगू करने के बाद मिलान उन सबसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से दूसरी दुनिया से आए लोगों के बारे में कुछ बात करनी है।
दरअसल वो अब चाहते हैं कि हम टेलीपोर्टेशन बंद कर दें, जहाँ से दूसरी दुनिया के लोग आ जाते हैं, क्योंकि डार्क लॉर्ड हार चुका है और उसकी जगह दूसरी दुनिया से आए हीरोज ने ही ले ली है, जो कि अब हीरो कहलाने के लायक तो नहीं, क्योंकि वो भी डार्क लॉर्ड जितने ही बुरे हैं। तभी ईशा सबको सेंसे के बारे में बताती है, जो खुद दूसरी दुनिया से आया है, पर अपने जैसे एडवेंचर्स को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि क्या सच में ऐसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। वो लोग अब इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका लीडर पॉप आ जाता है और वो सेंसे के बारे में और जानना चाहता था। क्या पता शायद अब यही उनकी लास्ट होप हो। दूसरी तरफ नेट और टामा एक बार फिर से सेंसे को घसीटते घसीटते घंटों तक चलने के बाद एक नए शहर में पहुंचते हैं। वहां बैठा एक लड़का नीरू उन्हें कहता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो बताना, मैं पैसों के बदले तुम्हारे लिए एक ताकतवर योद्धा ला सकता हूँ, जो सफर में तुम्हारे काफी काम भी आएगा। टामा को यह आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि फिर उसे कॉफिन नहीं खींचना पड़ेगा, और नेट भी बगैर कुछ सोचे समझे 400 जारी नीरू को दे देती है, जो कि उस दुनिया की करेंसी है। तो नीरू वो पैसे लेके जाते हुए कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर यहीं रुको, मैं उसे लेके आता हूँ। अब रात बिताने के लिए वो लोग एक जगह पे रुके होते हैं, जहाँ वो नीरू का इंतजार कर रहे थे, जो देख के वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि बेटा तुम्हारे साथ तो स्कैम हो चुका है। वो लड़का ऐसे ही सबको लूटता है। नेट की तो ये सुन के बिल्कुल ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने 400 जैरी जो दे दिए थे। दरअसल नीरू एक ऑर्फन लड़का है, जो इस तरह स्कैम करके ही अपना गुजारा करता है। उसे समझाने वाला कोई नहीं कि क्या करना सही है और क्या गलत। अब तभी उसी लड़के नीरू को दिखाया जाता है, जिसे अचानक कुछ लोग आके किडनैप करके सारा सामान लूट लेते हैं। नीरू को समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है, पर उसे ये उम्मीद होती है कि जरूर दूसरी दुनिया से आने वाला कोई हीरो उसे बचाएगा। लेकिन फिर उसे पता लगता है कि जो लोग उसे लूटने आए हैं वो भी दूसरी दुनिया के ही लोग हैं। पर अब नीरू उनके बारे में किसी और को ना बता दे, वो लोग उसे मारने का फैसला करते हैं। और उनमें से एक बंदा अपने स्पेशल वेपन से अटैक करने ही वाला था कि बीच में सेंसे आके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। वो लोग सोचते हैं कि भाई ये मरीज सा दिखने वाला कौन है, और सेंसे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने सेंसे भाई साहब हर बार की तरह खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज तीर सीधा मेरे दिल पे मारना। ये सुन के वो सब डर जाते हैं और उन्हें सेंसे कोई खतरनाक एडवेंचर लगता है और जल्द ही वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद अब सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां नेट और टामा को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कल रात नीरू के साथ क्या हुआ, और सेंसे भी उन्हें रात में कहीं मिल नहीं रहा था। तो नेट को लगता है कि सेंसे कहीं दूसरी लड़कियों से मिलने तो नहीं गया। वो बहुत गुस्सा करती है। इतने में अब पीछे से नीरू आता है। टामा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने स्कैम क्यों किया हमारे साथ, हमारे पैसे वापस दो। तो वो कहता है नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हें अपनी मदद के लिए एक बहादुर योद्धा चाहिए था, तो लो अब मैं तुम्हारे साथ सफर पे चलूंगा। और इस तरह नीरू सेंसे की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां काफी देर तक चलने के बाद टामा नीरू के हाथों में रस्सी दे देती है और वो उसी से कॉफिन को खिंचवाती है। मगर वो खींचने की बात तो दूर, कॉफिन को मुश्किल से हिला पा रहा होता है। घंटों तक सफर करने के बाद उन्हें दूर से टामा का होम टाउन नजर आता है, लेकिन जैसे ही चारों वहां पहुंचते हैं, इससे पहले ही कुछ सोल्जर्स सबको घेर लेते हैं और उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ टामा को छोड़कर, क्योंकि वो लोग उसे अपने साथ ले गए। इसीलिए नेट और नीरू को ऐसा लग रहा होता है कि जरूर टामा कोई भागी हुई चोर है। तभी तो इन लोगों ने इसे पकड़ लिया और वहां सेंसे अपने मरने के बारे में सोच रहा था। अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना था, तो नीरू अपने हाथ की सफाई से कुछ सेकंड्स में ही लॉक खोल देता है। नेट कहती है, अरे वाह, हमने सोचा नहीं था कि हमारे पास इतना शातिर चोर भी है। लेकिन उनके लॉक खोलने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सोल्जर्स ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। तीनों को अब किंग सेब्रियन के पास लाया जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि तुम लोग यहाँ इसलिए लाए गए हो क्योंकि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया था और अब तुम लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। जो सुन के सेंसे को छोड़ के बाकी दोनों के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी टामा प्रिंसेस की ड्रेस में वहां आती है, जिसका रियल नेम है मैथिल्डे। वो अपने फादर की सारी बातें समझती है और सबको समझाती है कि ये तीनों मेरे दोस्त हैं और मैं इन सबके साथ एक जर्नी पे थी। तो किंग उसकी बातों को समझते हुए तीनों को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, और वो ये है कि टामा अब से एक प्रिंसेस की तरह ही अपने शहर में रहेगी और उसे भी अपने फादर की ये कंडीशन माननी ही पड़ती है। टामा उन सबसे कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। जिसके बाद अब रात में तीनों वहां के एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक वेट्रेस आके उनसे पूछती है कि क्या सच में आप लोग राजकुमारी मैथिल्डे के दोस्त हो। दरअसल उस लेडी का नाम है फ्यूमे, जो कि पहले प्रिंसेस मैथिल्डे के लिए यानी टामा के लिए काम किया करती थी। सेंसे को ये सब जानने के बाद टामा की कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है, क्योंकि पहली बार जब उसे मिला था तो एक मॉन्स्टर के हाथों मारी जाने वाली थी, और अब पता लगता है कि वो तो एक प्रिंसेस है जो अपने फादर की वजह से ही अपने ही शहर में कैद है। सेंसे उस वेट्रेस से कहता है कि मुझे टामा के बारे में हर वो चीज बताओ जो तुम जानती हो। दूसरी तरफ टामा पैलेस में अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी बाहर उसे कोई खड़ा दिखता है। उस बंदे का नाम काइबारा है।
उसके आते ही अचानक किंग अपने सोल्जर्स के साथ वहां आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। काइबारा अब किंग की गद्दी पे बैठ के खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं उन दूसरी दुनिया से आए 7 लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डार्क लॉर्ड को हराया और मुझे लोग प्यार से फॉलन एंजल ऑफ ग्लूटनी भी कहते हैं। असल में काइबारा यहाँ इस किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने आया है और साथ में एक डेमी ह्यूमन को भी खाना चाहता है और डेमी ह्यूमन से उसका मतलब है प्रिंसेस मैथिल्डे यानी टामा। किंग अपने सिपाहियों को उसे मारने भेजता है लेकिन काइबारा पलक झपकते ही अपनी स्किल से उन सबको एक ही बार में खा लेता है। ना चाहते हुए भी किंग अब खुद उससे लड़ने आता है और अपना एक पावरफुल अटैक कैट पाम यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद काइबारा ऐसे ही खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके पेट के ऊपर शील्ड जैसी कोई लेयर आ चुकी थी। किंग अब बहुत गुस्से में आ जाता है और काइबारा को पकड़ने के बजाय उसे जान से मारने का डिसाइड करता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। किंग कहता है तुमने मेरे ही महल में आके मेरे लोगों को मारा, अब तुम भीख भी मांग लो तो भी जिंदा नहीं बचने वाले। काइबारा भी तैयार होता है और इससे पहले कि दोनों में से कोई एक अटैक करता टामा वहां आ जाती है। वो काइबारा से लड़ने में अपने फादर की हेल्प करना चाहती थी पर किंग उसे मना करते हुए कहता है कि दूर रहो, तुम लियोन की जगह कभी नहीं ले सकती। दूसरी तरफ वही लेडी फ्योमेल सबको बता रही होती है कि टामा का काफी वक्त पहले एक ट्विन ब्रदर भी हुआ करता था जिसका नाम लियोन था, लेकिन 10 साल पहले एक तेज तूफानी रात में प्रिंस लियोन और उसकी मदर दोनों ही चल बसे, जिसके बाद से किंग बहुत दुख और दर्द में रहने लगे। तो टामा ने अपने फादर की खातिर गद्दी को संभालने के लिए अपने बाल कटवा लिए ताकि वो मार्शल आर्ट सीख के अपने फादर की नजर में एक काबिल योद्धा बने, लेकिन किंग ने कभी भी टामा के ऊपर अपना यकीन नहीं रखा। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम किंग और काइबारा की फाइट को देखते हैं, जहां किंग अभी भी टामा को फाइट से दूर रहने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और खुद को साबित करने के लिए काइबारा के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। और उसी वक्त काइबारा अपनी स्किल का यूज करते हुए टामा को खाने ही वाला होता है कि तभी किंग बीच में आकर उसे साइड कर बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में उसने अपना खुद का एक हाथ गवा दिया जो काइबारा खा लेता है। काइबारा कहता है माफ करना प्रिंसेस, मैं तो तुम्हें ही टेस्ट करने वाला था पर तुम्हारा बाप बीच में आ गया। टामा ये देख के खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उस पर अटैक करने को दौड़ती है, पर तभी कासल का एक शाही कार्ड विराट आकर जल्दी से उसे वहां से निकाल ले जाता है। वो टामा को नेट और बाकियों के पास लाके बताता है कि एक दूसरी दुनिया से आए इंसान ने अचानक से पैलेस पे अटैक कर दिया है और फिलहाल किंग भी उसके कब्जे में है। दूसरी तरफ काइबारा किंग को लेकर रियासत की जनता के सामने आके ये अनाउंस करता है कि अब से मैं तुम्हारा किंग हूँ और मुझे खाने में हर रोज यहाँ की औरतें चाहिए और अगर किसी ने फालतू की आवाज उठाने की कोशिश की तो वो भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी ये सुनने के बावजूद उनमें से एक आदमी हीरो बनने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो काइबारा सबके सामने उसे एक झटके में खा जाता है। हर तरफ अब भाग दौड़ मच जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और आगे आने में बहुत मजेदार होने वाला है। आप इंतजार करते रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का।